मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट में हम रॉ मटेरियल यूज्ड की वैल्यू कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, परचेज की नहीं। द रीजन इज उस दिन जिस बच्चे ने आंसर किया वो बहुत करीब था। चलो आपको मैं थोड़ा सा हिंट देती हूं, बहुत करीब हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड एक्सपेंस? एसेट जिससे बेनिफिट लेना है और एक्सपेंस जिससे बेनिफिट लिया जा चुका। सपोज आई हैव परचेज 100 kgs ऑफ रॉ मटेरियल and out of 100 kgs I have used 90 kgs। जो 90 kgs मैंने यूज कर लिए, मैंने बेनिफिट ले लिया। 90 kgs की कॉस्ट एक्सपेंस बन चुकी, और जो 10 kgs मैंने यूज नहीं किया, इन फ्यूचर आई हैव टू यूज, मुझे फ्यूचर में उससे बेनिफिट लेना है। तो हर वो चीज जिससे हमने फ्यूचर में बेनिफिट लेना है वो हमारा एसेट होता है, और जिससे बेनिफिट लिया जा चुका होता है वो हमारा एक्सपेंस होता है। इसलिए रॉ मटेरियल की वो क्वांटिटी जो हम परचेज कर चुके और हमारे एक्सपेंस का पार्ट बन चुकी, वो रॉ मटेरियल यूज्ड है, वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगी। और रॉ मटेरियल की वो क्वांटिटी जो आपने खरीदी यूज नहीं हुई, वो आपका एसेट है, वो बैलेंस शीट में करंट एसेट में एज इन्वेंट्री मूव ऑन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड? अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट याद हो तो आप, मैं रफ सा फॉर्मेट इसका बनाऊं, आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यूं कैलकुलेट किया करते थे, प्राइम कॉस्ट प्लस एफओएच। ये आपके पास क्या आती थी? प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर आप क्या करते थे, इसमें ऐड करते थे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और माइनस करते थे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ये आपके पास आता था कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस्ड। और मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू हेडिंग्स? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में फैक्ट्री के अंदर टोटल जितना एक्सपेंस इंकर्ड हो चुका वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन अब ये देखो, सपोज 100,000 का एक्सपेंस इंकर्ड हुआ, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस इंकर्ड हुआ फैक्ट्री में। कितने यूनिट्स पे? फॉर 100 यूनिट्स। और वो क्वेश्चन में बताता है आउट ऑफ 100 यूनिट्स 80 यूनिट्स आपके कंप्लीट हो गए, और कंप्लीट होकर किसका पार्ट बन गए? फिनिश गुड्स का। और जो 20 यूनिट्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं, और वो किसका पार्ट बन गए? वर्क इन प्रोसेस का। अब जनाब, आपके ये जो 80 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके, इन्होंने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में से जितनी कॉस्ट एब्जॉर्ब की है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। जो गुड्स आपने 100% मैन्युफैक्चर कर लिए हैं, वो 100% कंप्लीट हैं, वो अब डब्ल्यूआईपी नहीं है, फिनिश गुड्स बन चुके हैं, उन यूनिट्स ने जो कॉस्ट एब्जॉर्ब कर ली हुई है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। और ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाती है कहां? सीजीएस में। तो अब हम अगर यहां पे सपोज कर लें, आउट ऑफ 1,80,000 की कॉस्ट एब्जॉर्ब की फिनिश गुड्स ने, और 20,000 की कॉस्ट किसने एब्जॉर्ब कर ली? डब्ल्यूआईपी के यूनिट्स ने। तो इसलिए जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट में डब्ल्यूआईपी का इन्वेंट्री लेवल एडजस्ट करते हैं, तो जो यूनिट्स 100% कंप्लीट हो चुके हैं और रेडी फॉर सेल हैं, हमें उन यूनिट्स की कॉस्ट चाहिए। तो डब्ल्यूआईपी का इन्वेंट्री लेवल एडजस्ट करने के बाद जो कॉस्ट आती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड। जो इनकम्प्लीट गुड्स हैं, इनकी कॉस्ट आगे इनकम स्टेटमेंट में मूव ऑन नहीं करती। जी जनाब, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? जर्नल एंट्रीज। ठीक है, नोट नहीं करना जब मैं बता रही हूं, आपने सिर्फ समझना है, और समझने के बाद मुझे आंसर्स देने, फिर आपको टाइम मिलेगा टू नोट दैट।
कॉस्ट क्लासिफिकेशन में एक हमने बात की थी कि बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट किसका पार्ट बनती है? इनकम स्टेटमेंट में कहां जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट? सीजीएस में। आज हम सीखने जा रहे हैं सीजीएस में कैसे जाती है। तो ये जैसे जाती है ये आपके सीएमए के कंप्लीट सिलेबस के चैप्टर्स के का इंट्रोडक्शन है। डू यू वांट टू नो दिस? नो? इज इट क्लियर फॉर यू? ओके। Production cost flow towards CGS. देखिए बेटे, जैसा काम करने का फिजिकल काम करने का तरीका कार होता है, जैसा जैसा प्रोडक्शन प्रोसेस होगा वैसा वैसा हम कॉस्टिंग सिस्टम डिजाइन कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉस्टिंग सिस्टम, मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्टिंग सिस्टम्स कुछ और होते हैं, ट्रेडर के लिए कुछ और होते हैं, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेचर के अकॉर्डिंगली कुछ और होते हैं। और जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका भी काम करने का तरीका कार मुख्तलिफ होता है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत सारे कॉस्टिंग मेथड्स हैं। कुछ आपको एग्जांपल देती हूं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं, पहले कस्टमर का ऑर्डर लेते हैं, बाद में उनके ऑर्डर पे काम होता है। इन्हें कहते हैं कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। ये स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते। स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स किन्हें कहते हैं? जो सबके लिए एक जैसी चीज बनाई जाती है। ये वहां बनती है जहां पे आपका कारोबार कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन जहां कस्टमर ओरिएंटेड हो वहां काम करने का स्टाइल कुछ और है, वहां कॉस्टिंग सिस्टम्स कुछ और होंगे। और जहां पहले प्रोडक्शन होती है, एक जैसी चीज तमाम लोगों के लिए बनेगी, बाद में सेल होगी, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स बनती है, वहां काम करने का तरीका कार मुख्तलिफ है, इसलिए कॉस्टिंग सिस्टम भी डिफरेंट है। अब कॉस्टिंग मेथड जो भी हो, काम करने का स्टाइल जो भी हो, जैसे जैसे फिजिकली प्रोडक्शन प्रोसेस मूव ऑन होता है वैसे वैसे हमारी बुक्स में नए नए अकाउंट्स ओपन होते हैं और कॉस्ट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट की तरफ मूव ऑन हो जाती है। यही चीज मुझे यहां पे प्रेजेंट करनी है। प्रोडक्शन कॉस्ट कितने एलिमेंट्स पढ़े आपने? 3। कौन कौन से? जल्दी से नाम बताओ। प्रोडक्शन कॉस्ट के कौन से 3 एलिमेंट्स हैं? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, या जिसे हम इसके अलावा क्या बोलते हैं? पेरोल कॉस्ट, ओवरहेड्स, या इसके अलावा क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही हम प्रोडक्शन के रिसोर्सेज को एक्वायर कर लेते हैं। प्रोडक्शन करने से पहले मेरे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। प्रोडक्शन करने से पहले मेरे पास वर्कर्स हायर्ड होने चाहिए। प्रोडक्शन करने से पहले मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, वाटर की सप्लाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होनी चाहिए, गैस की सप्लाई होनी चाहिए। तो बिफोर प्रोडक्शन प्रोसेस हमारे पास प्रोडक्शन के तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। और जब हम इन रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं, जर्नल में हम एंट्री पास करते हैं, हमारे जर्नल में ये अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं। मटेरियल खरीदा, मटेरियल डेबिट, कैश या पेएबल क्रेडिट, जर्नल में एंट्री पास की, लेजर में इनके टी अकाउंट्स ओपन हो गए। वर्कर्स को पेमेंट की, सैलरीज एंड वेजेस की, एक्सपेंस इंकर्ड हुआ, आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया, सैलरीज एंड वेजेस डेबिट, कैश या एक्रूड सैलरीज एंड वेजेस क्रेडिट, जर्नल में भी ओपन हो गया, अकाउंट लेजर में भी हो गया। एम आई राइट? एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए, आपने एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंडर उनको रिकॉर्ड कर लिया, आपके जर्नल में ओवरहेड का अकाउंट ओपन हो गया, लेजर में भी ओपन हो गया। प्रोडक्शन से पहले ये काम हुआ, आपके ये 3 टी अकाउंट ओपन हुए। जैसे ही प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, हम इनकी डिवीजन नेचर की बेसिस पे 2 ग्रुप्स में इनकी डिवीजन कर देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, बोलते जाओ,
क्या ये डिवीजन पढ़ी हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन में? यस। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और प्रोडक्शन कॉस्ट के तीनों एलिमेंट्स डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी। हम डिवीजन कब करेंगे? जब प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब प्रोडक्शन प्रोसेस किस पे स्टार्ट करते हैं? रॉ मटेरियल पे। रॉ मटेरियल पे बेटे जब प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इसका स्टेटस क्या हो जाता है? ये रॉ मटेरियल नहीं रहता, वर्क इन प्रोसेस बन जाता है। तो फिर हम अपनी बुक्स में एक और अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिसका नाम क्या है? द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में तब कन्वर्ट होता है जब प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। और जब प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, जितनी भी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो रॉ मटेरियल पे इंकर्ड होती है, तो तब वो कन्वर्ट होता है किस में? WIP। तो भाई WIP को सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। अब जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्टली अपने अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट में से निकलते हैं और WIP अकाउंट को चार्ज हो जाते। क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल भी हैं और मेजरेबल भी। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बेटा ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो डायरेक्टली यूनिट्स को चार्ज नहीं होते। उनके लिए हम क्या करते हैं? एक नया घर बनाते हैं FOH के नाम से, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, और इनडायरेक्ट जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम उन्हें पहले FOH के अकाउंट में एक्यूमुलेट करते हैं। और जब वो FOH के अकाउंट में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फिर इन पर डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड की एप्लीकेशन करते हुए इन्हें भी हम WIP को चार्ज कर देते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी ऑन रहता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट से निकलते हैं और WIP के अकाउंट को चार्ज हो जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले FOH के अकाउंट में एक्यूमुलेट होते हैं, फिर इन पे डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड की एप्लीकेशन होती है और उनकी हेल्प से FOH की कॉस्ट किनको चार्ज होती है? WIP के अकाउंट्स को चार्ज होती है। ये प्रोसेस कैरी ऑन रहेगा अनलेस अनटिल आपके यूनिट्स कंप्लीट नहीं हो जाते। जैसे यूनिट्स कंप्लीट होते हैं इनका स्टेटस बदल जाता है। अब ये क्या बन गए? फिनिश गुड्स। इनका स्टेटस जैसे ही चेंज होगा हम अपनी बुक्स में एक और नया अकाउंट बनाएंगे और कॉस्ट को WIP के अकाउंट से निकालेंगे। कहां ले जाएंगे? फिनिश गुड्स। यहां कॉस्ट तब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक ये गुड्स सेल नहीं हो जाते। जैसे ही ये गुड्स सेल होती हैं हम फौरन फिनिश गुड्स के अकाउंट से कॉस्ट को निकालते हैं और कौन से अकाउंट में मूव ऑन करवा देते हैं? CGS के अकाउंट। CGS अकाउंट में कॉस्ट जैसे ही आती है इसको हम मूव ऑन करवा देते हैं कहां? इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब तक इनकम स्टेटमेंट में क्या पहुंचा है? CGS के थ्रू क्या पहुंची है? प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर आप इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट लिखते हो, क्या प्रॉफिट आ जाएगा? नो। मुझे क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा इसमें? सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू अपने अकाउंट से निकलेगा और वो इनकम स्टेटमेंट में आएगा। अब सेल्स रेवेन्यू का कंपैरिजन प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ होगा, मेरे पास आउटकम क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट होगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने अपने सब्जेक्ट में क्या नाम दिया? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। वो भी जब इंकर्ड होगी वो अपने रेलिवेंट अकाउंट से निकलेगी और इनकम स्टेटमेंट में मूव ऑन कर जाएगी। और इस तरह हमारी इनकम स्टेटमेंट का एंड रिजल्ट क्या आता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। पहले तो मुझे ये बताइए कहानी समझ में आई? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक सिस्टम और परपेचुअल सिस्टम, क्या आपने ये दो नाम सुने हुए? अगर पीरियोडिक सिस्टम सपोज करो तो ये सारे के सारे एक्सपेंस के अकाउंट है। परपेचुअल सिस्टम सपोज करो तो ये सारे के सारे एसेट अकाउंट है। हमने इस रोले में नहीं जाना। क्यों? एसेट कहें या एक्सपेंस कहें, दोनों का बिहेवियर सेम होता है और वो क्या होता है? डेबिट।
एसेट और एक्सपेंसेस बढ़े तो उन्हें क्या करते हैं, कम हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो बस ये रूल याद रखिए, देखें पूरे सिलेबस की एंट्रीज ऑटोमेटिकली होने जा रही। जहां कॉस्ट जा रही है उसका बैलेंस बढ़ रहा है, जहां से कॉस्ट आ रही है उसका बैलेंस कम हो रहा है, उसको क्रेडिट कर दें। जहां कॉस्ट जा रही है उसको, जहां से आ रही है उसको, ओके। चलो व्हाइट बोर्ड की तरफ और डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री पास कीजिए। आपसे वो डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री पूछेगा तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहां जा रही है, कहां से आ रही है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मटेरियल का एक ही अकाउंट होता है। कहां से आ रही है? मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री बनी WIP डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। इनडायरेक्ट मटेरियल की एंट्री करो। इनडायरेक्ट मटेरियल की एंट्री होगी FOH डेबिट मटेरियल क्रेडिट, शाबाश। डायरेक्ट लेबर की एंट्री करो और लेबर कॉस्ट क्रेडिट। इनडायरेक्ट की एंट्री करो, इनडायरेक्ट कॉस्ट यूनिट को चार्ज करो। नो, जहां कॉस्ट जा रही है उसको डेबिट करना है। WIP डेबिट और FOH अकाउंट क्रेडिट। गुड्स हैव बीन कंप्लीटेड, गुड्स हैव बीन सोल्ड, CGS टू फिनिश गुड्स। इजी हुआ? आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग एंट्रीज का नाम सुना होगा, ओके। अकाउंटिंग के कितने पिलर्स हैं? 5। एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये 5 नाम सुने में बेटे आपने, ओके। इनमें से 3 परमानेंट अकाउंट्स हैं और 2 टेम्पररी अकाउंट्स हैं। बताइए परमानेंट कौन से? बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं ये परमानेंट हैं, मेनी ईयर से एग्जिस्ट करते हैं। एक्चुअल में इनके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। और जो टेम्पररी अकाउंट्स हैं वो कौन से? जो इनकम स्टेटमेंट में चले जाते हैं, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। ये इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं, वहां हम इनकी तदफीन कर देते हैं। कैसे तदफीन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज की हेल्प से आपके टेम्पररी अकाउंट इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होते हैं। और क्लोजिंग एंट्रीज का तरीकाकार क्या सीखा हुआ है? डेबिट को क्लोज करने के लिए, क्रेडिट को क्लोज करने के लिए। तो इनकम स्टेटमेंट में ये जो 3 वैल्यूज ट्रांसफर हो रही हैं, CGS की, सेल्स रेवेन्यू की, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट की, ये विद द हेल्प ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज आ रही। नॉर्मल बिहेवियर पे फोकस करो, क्लोजिंग एंट्री खुद ब खुद बनती है। बताओ CGS का बिहेवियर डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट होता है ना। तो क्लोज करने के लिए इसको क्या करोगे? क्रेडिट। और जहां ये जा रही है तो इसकी क्लोजिंग एंट्री इनकम स्टेटमेंट डेबिट और CGS क्रेडिट, शाबाश। इसका बिहेवियर क्या होता है? ये भी कॉस्ट है, डेबिट होता है, इसको क्लोज करो। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट और इनकम स्टेटमेंट डेबिट, शाबाश। सेल्स रेवेन्यू का बिहेवियर क्या होता है? क्रेडिट, इसको क्लोज करो। सेल्स रेवेन्यू डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। कोई मुश्किल? एनी क्वेश्चन? नो। अब आपके सिलेबस की तरफ आए तो आपके CMA के सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 और 2 मटेरियल कॉस्ट को डील करता है। आपका चैप्टर नंबर 5 लेबर कॉस्ट को डील करता है। आपका चैप्टर नंबर 3 और 4 वो सिर्फ इसको डील करता है कि किस तरह इनडायरेक्ट कॉस्ट आपके यूनिट्स को चार्ज होगी। और ये ओवरऑल जो फ्लो चार्ट आप पढ़ रहे हो, इसको अकाउंट कंसिडर किया जाता है इन चैप्टर नंबर 6 और 7। अब यहां पे एक और बात आपको गाइड करनी है और यहीं पे गाइड करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज व्हाट? देखो अभी अभी सीखा कि प्रोडक्शन कॉस्ट CGS का पार्ट बन रही है। कौन कौन से कंपोनेंट्स? मैं अगर यूं लिख दूं कोई मसला तो नहीं। डायरेक्ट अलग कर दिए, इनडायरेक्ट अलग कर दिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखे मैंने, ठीक है? क्यों? रीजन बताई थी, वो कम होते, रेयर होते, इग्नोर हो जाते। अब ये जो बातें बता रही हूँ ये पूरे सिलेबस में याद रखनी है आपने। मैंने बार बार जिक्र नहीं करना और बार बार पूछना नहीं है कि उसने ये ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। ये सारे
सिलेबस के आंसर्स में आपको पहले कर रही। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो सीजीएस में मूव करती है वो एक्चुअल फिगर होती है। लेकिन ये जो आप एफओएच यूनिट को चार्ज कर रहे हो ये एक्चुअल नहीं होती, ये एस्टिमेटेड होती है और उसको बजटेड नहीं कहते, उसका नाम है एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट। डू यू नो द रीजन बिहाइंड दिस लॉजिक? इसके पीछे रीजन क्या है? तो सुने, एक और कहानी सुने। आपका कस्टमर ओरिएंटेड आपका बिजनेस है। एक कस्टमर ने आपको अप्रोच किया ऑर्डर प्लेस करने के लिए, आपके ऑफिस में आया, आपने बिठा लिए, उसने कहा भाई मेरे लिए 100 यूनिट्स बना दें, बताइए आप क्या कीमत चार्ज करोगे। वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या प्राइस चार्ज करोगे। कौन सी प्राइस पूछ रहा है? सेल प्राइस। सेल प्राइस किसके इक्वल होती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मैंने कस्टमर को प्राइस बताने के लिए पहले कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ये तो मुझे पता है प्रॉफिट कितना चाहिए। मुझे जनाब पर यूनिट प्रॉफिट चाहिए 50 का, जो भी कॉस्ट होगी 50 का मुझे एक यूनिट पे प्रॉफिट चाहिए, इसमें ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगी? सेल प्राइस। ये मुझे कैलकुलेट करनी है। और स्पेसिफिकली प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस मैंने स्टार्ट नहीं किया, उसके लिए 100 यूनिट बनाने हैं, बट बनाने से पहले ही मुझे मालूम है कि इसके 100 यूनिट बनाने पे कौन कौन सा मटेरियल यूज होगा और इस वक्त मार्केट में उसकी कीमत क्या है। तो बिफोर प्रोडक्शन मेरे पास एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है, इसलिए एक्चुअल कॉस्ट चार्ज होगी। वर्कर्स को काम करवाने के बाद तनख्वाह दी जाती है। अभी ना काम करवाया है ना तनख्वाह दी है, लेकिन मुझे अंदाजा है, मुझे मालूम है कि कितना पे करना है। क्यों? एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एम्प्लॉय के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसमें लिखा था कि भाई साहब को आपने सैलरी कितनी देनी, आपने जब इनसे काम करवाना है रेट कितना आपने पे करना है। इन एडवांस आई हैव दिस इंफॉर्मेशन, इसलिए ये भी एक्चुअल लेबर कॉस्ट चार्ज होगी। लेकिन अगर बेटे मैं आपसे ये पूछूं कि कस्टमर के 100 यूनिट बनाने पे बिजली की कितनी लागत आएगी, मुझे एग्जैक्ट बताओ, कैन यू कैलकुलेट? नो। हमें अंदाजा तो होता है कि जिन मंथ्स में इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ज्यादा है उन मंथ्स में बिल ज्यादा आना है, जब इलेक्ट्रिसिटी की विंटर में कंजम्पशन कम है बिल कम आना है, लेकिन एग्जैक्टली कितना आना है वो डोंट नो। तो क्या ये पॉसिबल है मैं कस्टमर से कहूं रुको 100 यूनिट बनाने के लिए मुझे 10 दिन लगेंगे, बैठो, फिर 10 दिनों में बिजली इस्तेमाल होगी, 1 महीने के बाद बिल आएगा, 1 महीना और बैठो, 1 महीना 10 दिन बैठो, बिल आता है तो तुम्हें मैं बताती हूँ कि मेरा एक्चुअल एक्सपेंस कितना इंकर्ड होगा, उसकी बेस पे मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि प्राइस क्या चार्ज करूंगी। सोचिए, क्या ये लॉजिकल लगता है? इम्पॉसिबल टू थिंक। कस्टमर तो भाग जाएगा कि शायद मैं पागल खाने आ गया हूं, खपती इंसान है, ये लोग क्या कर रहे हैं। और हम ऐसा तो नहीं चाहते। फिर हम फोरकास्ट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं प्रीवियस हिस्ट्री की बेस पे कि पिछले जिन जिन ऑर्डर्स पे काम होता रहा है उन पे हम बिजली का रेट क्या चार्ज करते रहे हैं। और वो अंदाजा किसकी बेस पे लगाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ OAR, एंड OAR वाज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है, जिसको हम इसके अलावा प्री डिटरमिन्ड रेट का नाम भी देते हैं। प्री का मतलब क्या होता है? पहले से, डिटरमिन्ड कैलकुलेट किया हुआ है। और ये जो पहले से कैलकुलेट किया होता है OAR, किसकी बेस पे कैलकुलेट करते हो? बजटेड कॉस्ट ओवर बजटेड एक्टिविटी लेवल बेस। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि जब कस्टमर आपसे प्राइस पूछ रहा है, आपने कॉस्टिंग करनी है, आपने एस्टिमेटेड जो है वो एफओएच कॉस्ट यूनिट को चार्ज करनी है। और ये चार्ज करने के लिए जो चैप्टर नंबर 3 और 4 है, इसमें 2 कॉस्टिंग मेथड्स का इंट्रोडक्शन है। एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये हमें सिखाती है, और दूसरा हमें ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। ये 2 कॉस्टिंग मेथड्स हैं
जो हमें हेल्प करते हैं हाउ टू कैलकुलेट दिस एब्जॉर्ब कॉस्ट एंड हाउ टू ट्रांसफर एब्जॉर्ब कॉस्ट फ्रॉम एफओएच अकाउंट टू डब्ल्यूआईपी अकाउंट। यहां तक क्लियर बच्चे? ओके, एक स्टेप आगे चलते हैं। क्या आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट के इक्वल होगी हमेशा? नो, वेरिएशंस आती है ना? ओके, अब ये देखो, अगर मैंने एस्टिमेटेड कॉस्ट यहां से यहां तक पहुंचाई है, क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट की बेस पे मैं एक्चुअल प्रॉफिट निकाल सकती हूं? नो, मुझे तो एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, और एक्चुअल प्रॉफिट के लिए मेरे पास यहां पे एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है? वो जो आपने आईटीए के चैप्टर में मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट से पहले इन्वेंट्री में भी और वहां पढ़ा हुआ है, हम क्या करते हैं ईयर एंड पे, जब एक्चुअल फिगर की इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, हम एक्चुअल कॉस्ट का कंपैरिजन इसके साथ करते हैं। यस, तो हमारे पास क्या आता है? अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आता है। फिर हम उस अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन का क्या करते हैं? हम उसको सीजीएस में एडजस्ट करते हैं, ताकि आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाए, और ये एक्चुअल कॉस्ट इनकम स्टेटमेंट में जाए, ताकि मेरे पास क्या आ जाए? एक्चुअल प्रॉफिट आ जाए। तो देखो कितना वास्ट सब्जेक्ट है, कितना कोरिलेशन है इन पूरे सिलेबस में। और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को समझने के लिए आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेस होनी चाहिए। एनी क्वेश्चन? क्लियर? श्योर? चलो, व्हाट वुड बी द एंट्री फॉर एब्जॉर्ब्ड एफओएच? एब्जॉर्ब एफओएच की एंट्री करो, फ्लो चार्ट को देखो। एब्जॉर्ब्ड एफओएच कहां है? यहां है। एंट्री करो इसकी, डब्ल्यूआईपी डेबिट और एफओएच क्रेडिट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की एंट्री पास करो, एफओएच डेबिट और ओवरहेड्स क्रेडिट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की एंट्री करो, डब्ल्यूआईपी टू लेबर कॉस्ट। चलो जी, गुड्स हैव बीन कंप्लीटेड, फिनिश गुड्स टू डब्ल्यूआईपी। शाबाश, गुड्स को सेल कर दो। अच्छा, वहां इन्वेंट्री के चैप्टर में आईटीए में आपको यह भी सिखाया जाता है जर्नल एंट्रीज का डिफरेंस अंडर पीरियोडिक सिस्टम एंड अंडर परपेचुअल सिस्टम। वो याद है? पीरियोडिक सिस्टम में सेल की एक ही एंट्री, परपेचुअल में दो होती थी, एक विद कॉस्ट प्राइस, एक विद सेल प्राइस। ये जो आप एंट्री कर रहे हो ना, सीजीएस टू फिनिश गुड, ये परपेचुअल इन्वेंट्री की दूसरी एंट्री है विद कॉस्ट प्राइस। क्योंकि सेल प्राइस के साथ एंट्री क्या करते हैं? गुड सेल करने की एंट्री क्या होती है? सेल्स ने क्रेडिट होना, रेवेन्यू ने क्रेडिट होना, कैश या रिसीवेबल ने क्या होना है? डेबिट होना है। कैश या रिसीवेबल डेबिट और सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट, ये एंट्री सेल प्राइस से की जाती थी। और जो दूसरी एंट्री करते थे कॉस्ट प्राइस से, वो ये वाली बेटे एंट्री होती थी, सीजीएस डेबिट और फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री क्रेडिट। हाँ जी, इसी में मुश्किल तो नहीं है, बहुत मजे का सब्जेक्ट है, बस थोड़ी सी साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलो नोट इट। आपने कह फिर एक्सक्यूज 2 मिनट बेटा पॉज कीजिएगा, मैं विद इन 2 मिनट्स वापस आ रही हूँ। 1:30 तक क्लास होगी, हो सकता है नेक्स्ट वीक एक्सटेंड कर दें। आई एम जस्ट कमिंग बैक। इस कॉन्सेप्ट की बेस पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6। हाँ जी बेटे, द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 6 इज प्रोडक्शन कॉस्ट फ्लो। देखो तो यही नेम है ना, और इसमें है क्या? यही जर्नल एंट्रीज जो आप सीख चुके हो। बेसिकली इस चैप्टर का 100% इंट्रोडक्शन आप ले चुके।
ये चैप्टर क्या सिखा रहा है? हाउ प्रोडक्शन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट मूव टूवर्ड्स CGS विद द हेल्प ऑफ दीज जर्नल एंट्रीज। अब जनाब, जर्नल एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, इसके दो सिस्टम्स हैं। एक है हमारे पास इंटीग्रेटेड सिस्टम और दूसरा हमारे पास है इंटरलॉकिंग सिस्टम। आईटीए की बुक में आपने ये नाम सुना होगा। इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम्स होते हैं, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है और एक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है। बताइए क्या डिफरेंस है? चलो, इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में कौन गाइड करेगा? याद नहीं? चलें सुनिएगा। नो इंटरलॉकिंग के अंदर जो है वो करते हैं। चलें जनाब सुनिए गाइड्स। ओके, नो इशू। बेटे देखो, कुछ ट्रांजैक्शंस फैक्ट्री में इंकर्ड हो रही हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस हेड ऑफिस में हो रही है। प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश गुड्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैक्ट्री। रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उस पर कन्वर्जन कॉस्ट इंकर्ड होती है और हम उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। यह सारा प्रोसेस हो रहा है फैक्ट्री में, और गुड्स को सेल करना, मार्केटिंग करना, फिनिश गुड्स को स्टोर करना और बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? हेड ऑफिस की। अगर हम हेड ऑफिस की ट्रांजैक्शंस को हेड ऑफिस की बुक्स में रिकॉर्ड करें और फैक्ट्री की ट्रांजैक्शंस को अलग फैक्ट्री की बुक्स में रिकॉर्ड करें, दोनों की रिकॉर्ड कीपिंग बुक्स जो है वो सेपरेट कर दें, तो वो हमारे पास सिस्टम कौन सा है? इंटरलॉकिंग सिस्टम। सॉरी, इंटीग्रेटेड। जी सुहेल बेटे। हाँ जी बेटे, अगर हम फैक्ट्री की बुक्स को, फैक्ट्री की ट्रांजैक्शंस को अलग रिकॉर्ड करें और हेड ऑफिस की बुक्स की ट्रांजैक्शंस को अलग रिकॉर्ड करें, तो ये सिस्टम कहलाता है इंटरलॉकिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है? एक ही सेट है आपकी बुक्स का, एक ही जर्नल है, वहां पे हेड ऑफिस की ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड हो रही हैं और फैक्ट्री की ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड हो रही हैं। एक ही जगह अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये सिस्टम क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड सिस्टम। फिर से देखिए, बुक्स अगर सेपरेट हैं, बुक्स अगर सेम है और एक ही बुक में सारी ट्रांजैक्शंस आइदर इंकर्ड इन फैक्ट्री और हेड ऑफिस एक ही जगह रिकॉर्ड करे, तो ये कौन सा सिस्टम है? इंटीग्रेटेड सिस्टम है। फर्दर दो कैटेगरीज है आपके इंटरलॉकिंग सिस्टम की, पार्शियल इंटरलॉकिंग सिस्टम एंड फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम। पार्शियल इंटरलॉकिंग सिस्टम में क्या होता है? जो सम मोमेंट्स बिफोर मैंने आपसे डिस्कस किया कि आप एक काम करें, रॉ मटेरियल जब तक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता, यहां तक की ट्रांजैक्शन सिर्फ फैक्ट्री की बुक्स में रिकॉर्ड करें और उसके बाद की सारी ट्रांजैक्शंस हेड ऑफिस की बुक्स में रिकॉर्ड करिए। पार्शियल इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, इसे सिंपल इंटरलॉकिंग भी कहते हैं। फुली इंटरलॉकिंग सिस्टम में क्या हो रहा है? बुक्स अलग हैं लेकिन सारी ट्रांजैक्शंस को फैक्ट्री भी रिकॉर्ड करिए और सारी की सारी ट्रांजैक्शन को हेड ऑफिस भी रिकॉर्ड कर। फैक्ट्री भी अपनी बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर रहा है और हेड ऑफिस की बुक्स की ट्रांजैक्शन, हेड ऑफिस की ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड कर रहा है अपनी बुक्स में, और यही काम हेड ऑफिस भी कर रहा है। अब हमें फैक्ट्री की बुक्स में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है और हेड ऑफिस की बुक्स में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये सिस्टम क्या कहलाता है? फुली इंटरलॉकिंग। बुक्स अलग हैं, इस सिस्टम में फैक्ट्री ने सिर्फ अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, हेड ऑफिस ने सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। यहां पे भी बुक्स सेपरेट है, लेकिन हो क्या रहा है? फैक्ट्री ने ना सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है बल्कि हेड ऑफिस की बुक्स की ट्रांजैक्शंस को भी, हेड ऑफिस की ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करना, और यही काम हेड ऑफिस ने भी करना।
इस तरह इस सिस्टम में फैक्ट्री के पास की बुक्स में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और हेड ऑफिस की बुक्स में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। हम प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन को फैक्ट्री की बुक से भी ले सकते हैं और हेड ऑफिस की बुक्स में भी ले सकते हैं। इसके ऑपोजिट इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या हो रहा है, हम एक ही जगह तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें, सेपरेट बुक्स नहीं है। हम पहले कवर अप करने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम को। इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरफ चलते हैं। इसमें एलिमेंट वाइज मैं आपके सामने ट्रांजैक्शंस रखूंगी। मटेरियल कॉस्ट, फिर उसके बाद लेबर कॉस्ट, और फिर हम उसके बाद मूव ऑन करेंगे टूवर्ड्स एफओएच, ओवरहेड्स। आपके पास एटलीस्ट स्टार्ट में इन चैप्टर नंबर 6 2 मटेरियल की ट्रांजैक्शंस होंगी, 2 लेबर की ट्रांजैक्शंस होंगी और 3 ट्रांजैक्शंस होंगी एफओएच की। ये मैं मिनिमम की बात कर रही हूं, क्योंकि जब हम इनके इंडिविजुअल चैप्टर्स में जाएंगे इनकी एडजस्टमेंट्स मजीद बढ़ जाती हैं और एडजस्टमेंट्स के बढ़ने से एंट्रीज बढ़ जाएंगी। मैं बात कर रही हूं विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर नंबर 6 एंड 7। मटेरियल और लेबर की एटलीस्ट कितनी ट्रांजैक्शंस यू हैव टू रिकॉर्ड? 2। और एफओएच की कितनी होंगी? 3। व्हाई? रीजन इज व्हाट? चलें मैं पहले मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूं। एक एंट्री मटेरियल को परचेज करने की और दूसरी एंट्री मटेरियल को यूज करने की। मटेरियल सेल नहीं होता, मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है। तो चलिए इन दोनों एंट्रीज को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। टेल मी व्हाट वुड बी द एंट्री फॉर द रॉ मटेरियल परचेज? आप परचेज करें, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बैलेंस बढ़ रहा है, उसको डेबिट करोगे और पेएबल अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ये फर्स्ट वन एंट्री, रॉ मटेरियल को परचेज करने की एंट्री। दूसरी एंट्री, जब रॉ मटेरियल को यूज करते हैं तो फिर हम उसे सेग्रीगेट कर देते हैं इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल ने कहां जाना है? इनडायरेक्ट मटेरियल ने कहां जाना है? एफओएच में। कहां से जाना है? मटेरियल के अकाउंट से। एंट्री बनाओ। WIP डेबिट फॉर डायरेक्ट मटेरियल, एफओएच अकाउंट डेबिट फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल। क्रेडिट किसको करोगे? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट को। ये मैंने सिखाया थोड़ी देर पहले। ओके जनाब, आगे चलते हैं। लेबर की भी एटलीस्ट 2 एंट्रीज, एक टोटल लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड करने की एंट्री, और अंडर एक्रूअल सिस्टम हम एक्सपेंसेस और कॉस्ट को रिकॉर्ड कब करते हैं? व्हेन इनकर्ड। डेबिट करके रिकॉर्ड करते हैं या क्रेडिट करके? डेबिट करके। तो चलिए लेबर कॉस्ट इंकर्ड हुई, एक्सपेंस इंकर्ड कब होता है? जब हम बेनिफिट ले लेते हैं, अपने वर्कर से काम करवा लेते हैं, तो लेबर एक्सपेंस इंकर्ड होता है। रिकॉर्ड करवाइए। लेबर एक्सपेंस अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट। और अगर पे हो गया कैश क्रेडिट, अदरवाइज एक्रूड क्रेडिट। दूसरी एंट्री, हम टोटल लेबर कॉस्ट को इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है? डायरेक्ट लेबर कॉस्टिंग कहां जाना है? WIP में। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्टिंग कहां जाना है? फैक्ट्री ओवरहेड में। और कहां से आनी है ये कॉस्ट? लेबर। एंट्री क्या बनी? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट होगा फॉर डायरेक्ट लेबर, एफओएच अकाउंट डेबिट होगा फॉर इनडायरेक्ट लेबर। क्रेडिट किसको करेंगे? लेबर कॉस्ट अकाउंट। यहां तक बेटे कोई कंफ्यूजन? नो। इसकी एटलीस्ट कितनी एंट्रीज होंगी? क्यों? सुनिए उसकी रीजन। अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले मैंने फ्लो चार्ट इलेबोरेट किया और आपको बताया कि जनाब हम स्टार्ट में ऑर्डर को जो इनडायरेक्ट कॉस्ट चार्ज करते हैं वो एक्चुअल नहीं होती। वो कौन सी होती है? एस्टिमेट। हमने एब्जॉर्ब एफओएच को भी रिकॉर्ड करना है
और जब एक्चुअल एफओएच की इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है हमने उससे भी रिकॉर्ड करना है, और जब एक्चुअल कॉस्ट की फिगर हमारे पास आ जाती है ईयर एंड पे, हम अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करके उसे भी रिकॉर्ड करते। इसलिए एटलीस्ट एफओएच की कितनी एंट्रीज होनी है? 3। चलिए एब्जॉर्ब की एंट्री आप बताइए, अभी थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था। यस, एब्जॉर्ब्ड एफओएच के लिए आपने एंट्री पास करनी है WIP अकाउंट डेबिट और एफओएच अकाउंट क्रेडिट। अब जब एक्चुअल फिगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस की मेरे पास आएगी और मैं उसकी पेमेंट करूंगी, बताइए उसको कैसे रिकॉर्ड होना चाहिए? एक्चुअल एक्सपेंस पेड, एक्सपेंस डेबिट, पेड, कैश, क्रेडिट। तो एक्चुअल एफओएच की एंट्री बेटे हमारे पास बनती है एफओएच अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद एब्जॉर्ब एफओएच का कंपैरिजन होता है एक्चुअल कॉस्ट के साथ। इफ एब्जॉर्ब्ड एफओएच इज ग्रेटर देन एक्चुअल एफओएच, डिफरेंस को क्या नाम दिया करते थे? ओवर एब्जॉर्ब्ड। और अगर इससे रिवर्स होता है, उसके बाद आपने आईटीए में ये सीखा होगा, एडजस्टमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन इन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट इसकी सीजीएस में भी हो सकती है, जीपी या एनपी में भी इनकी एडजस्टमेंट हो सकती है। और वो एडजस्टमेंट क्या सीख कर आए हो? चलो पहले अंडर एब्जॉर्ब बताइए। डेबिट क्रेडिट नहीं, सीजीएस में अंडर एब्जॉर्ब का क्या इफेक्ट देंगे? क्यों ऐड करेंगे? आपकी एब्जॉर्ब कॉस्ट थी जनाब, हमने एस्टिमेट की थी 1100, लेकिन एक्चुअल में ये एक्सपेंस इंकर्ड हुआ 1400। डिफरेंस है 300 का, और ये मेरे पास क्या है? अंडर एब्जॉर्ब। देखो, आप जो एब्जॉर्ब एफओएच सीजीएस में कैरी फॉरवर्ड कर चुके हो, वो कितना कैरी फॉरवर्ड हो चुका है? 1100। आपके सीजीएस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1100 ट्रांसफर हो चुका है, जबकि होना कितना चाहिए था? 1400। तो 300 से आपका सीजीएस में एक्सपेंस कम ट्रांसफर हुआ है, तो 300 मजीद ऐड करेंगे। तो अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा सीजीएस में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड हुआ, लेस करेंगे। अब अगर कोई भी फिगर आप सीजीएस में ऐड करते हो, सीजीएस बढ़ती है, उसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा? कम हो जाएगा। तो अगर आप सीजीएस में ऐड कर रहे हो तब भी प्रॉफिट ने कम होना है, और अगर आपने अंडर एब्जॉर्प्शन का इफेक्ट सीजीएस पे नहीं देना, डायरेक्टली प्रॉफिट पे देना है, तो क्या दोगे? माइनस कर दो। आप अपने सिलेबस में देखोगे कभी अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की एडजस्टमेंट उसने सीजीएस में की होगी और कभी किस में की होगी? प्रॉफिट में। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कोशिश कीजिएगा कि इसकी एडजस्टमेंट सीजीएस में करें, ताकि सीजीएस भी एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि डायरेक्टली इफेक्ट प्रॉफिट पे दोगे तो नुकसान क्या होगा? सीजीएस एस्टिमेटेड ही रहेगा, वो एक्चुअल नहीं होगा। ओवर एब्जॉर्प्शन सीजीएस में से माइनस होती है, और प्रॉफिट पे उसका क्या इफेक्ट होगा? प्रॉफिट को बढ़ा देगा, ऐड हो जाएगा। अब इस एडजस्टमेंट की बेस पे बेटे मैंने एंट्रीज बनानी है। कैसे बनाऊं? सुनिएगा, लॉजिक समझे, एंट्री को याद नहीं करें। अंडर एब्जॉर्ब सीजीएस में ऐड हो रहा है, वो सीजीएस को बढ़ाता है, और जब सीजीएस बढ़ेगा तो सीजीएस को मैंने क्या करना है? डेबिट। ये कब करना है? व्हेन अंडर एब्जॉर्ब्ड। और अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड हुआ तो वो सीजीएस को कम करता है, तो ओवर एब्जॉर्ब में मैंने सीजीएस को क्या करना है? क्रेडिट करना है। अब बताओ यहां क्रेडिट किसको करें? जिसका अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन है। ये आपके पास अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन की
एंट्री। चलें जनाब, फिर से रिपीट करते हैं यहां तक, चीजें समझ में आ जाए, याद हो जाए। मटेरियल कॉस्ट की एटलीस्ट कितनी एंट्रीज? 2। परचेज करने की और यूज करने की। परचेज करने की एंट्री रॉ मटेरियल डेबिट, कैश या पेएबल, क्रेडिट। फिर रॉ मटेरियल को जब यूज करते हैं तो हम उसे उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। फिर एंट्री क्या बनती है? वर्क इन प्रोसेस डेबिट फॉर डायरेक्ट मटेरियल, एफओएच डेबिट फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल। क्रेडिट किसको करना है? रॉ मटेरियल अकाउंट। लेबर कॉस्ट की भी एट लीस्ट 2 एंट्रीज। मैं एटलीस्ट क्यों कह रही हूं कि देखो जितनी सैलरी बनती है 100% तो पे ऑफ नहीं होती, कुछ डिडक्शंस होती हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं एडवांसेस की और बाकी सारी चीजों की, वो इसके इंडिविजुअल चैप्टर में जाके सीखेंगे, वहां एंट्रीज बढ़ जाएंगी, लेकिन बेसिक ये 2 एंट्रीज है। लेबर कॉस्ट इंकर्ड हो रही है तब रिकॉर्ड करो। कैसे रिकॉर्ड करो? लेबर कॉस्ट या पेरोल अकाउंट को डेबिट, एक्रूड को या कैश को क्रेडिट। उसके बाद लेबर कॉस्ट की डिवीजन कर दो इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। WIP डेबिट फॉर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, FOH डेबिट फॉर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और लेबर कॉस्ट अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट। शाबाश, आगे बढ़िए। FOH की एटलीस्ट 3 एंट्रीज। एब्जॉर्ब की कीजिए। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और FOH अकाउंट क्रेडिट। एक्चुअल FOH की FOH डेबिट और कैश क्रेडिट। अंडर एब्जॉर्ब और FOH क्रेडिट। ओवर एब्जॉर्ब। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? गुड्स कंप्लीटेड, एंड यू नो दिस नाउ। फिनिश गुड्स टू WIP, गुड्स सोल्ड CGS टू फिनिश गुड्स। CGS को क्लोज कीजिए इनकम स्टेटमेंट में। सेल्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड कीजिए। सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट और रिसीवेबल, सॉरी, पहले सेल्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है, सेल्स रेवेन्यू क्रेडिट और रिसीवेबल डेबिट, और जब क्लोज करना है सेल्स रेवेन्यू डेबिट और इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। ओके बेटा, इट्स इनफ फॉर द डे। इंशाल्लाह इसको कल कैरी ऑन करते। बुक्स लाइएगा। अल्लाह हाफिज।